हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली अतिल सुभाष नाम के एक व्यक्ति जिसमें आत्महत्या करके पूरी इंडिया के जुडिशरी को, पुलिस को और हम जैसे लोगों को भी पूरी तरह से हिला दिया कि कैसे ये लॉज जो डिमांड ऑफ डॉरी, डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस पिटीशन के नाम पर बनाए गए हैं, कैसे वन साइडेड आदमियों को भी हरास कर रहे हैं। आइए मैं ऐसे कुछ आपको तरीके बताता हूं जिसमें आप अपनी वाइफ को मजबूर कर पाएंगे उससे अपनी मर्जी से सेटलमेंट करने के लिए। वो क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहले आप ये समझिए कि जब कभी कोई वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर केस शुरू करती है तो वो 3 केसेस से स्टार्टिंग होती है। मेंटेनेंस पिटीशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जो अपने और अपने बच्चों के लिए वो डिमांड करती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की सेक्शन 12 के तहत उसमें मेंटेनेंस भी है, प्लस उसमें कॉम्पनसेशन भी क्लेम किया जाता है और इसके साथ ही डिमांड ऑफ डॉरी के एलिगेशंस लगा के एफआईआर रजिस्टर्ड कराई जाती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बात बताता हूँ कि कैसे आप एफआईआर के मैटर में अपने आप को बचा सकते हैं। अगर कोई भी वाइफ आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड कराती है तो मैंने ये देखा है कि 100 में से 80 एफआईआर आमतौर पर झूठी होती है। अगर एफआईआर के कंटेंट से आपको ये महसूस होता है कि एफआईआर झूठी है तो सबसे पहले आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट जाकर अपनी एफआईआर को क्वैश कराइए। हाई कोर्ट में मैंने देखा है कि आजकल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत लिबरल व्यूज लेती हैं और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि एफआईआर सिर्फ और सिर्फ रिवेंज के पर्पज से रजिस्टर्ड की गई है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त उस एफआईआर को क्वैश करती हैं। और एक बार आपकी एफआईआर क्वैश हो गई तो फिर आपको मेंटेनेंस पिटीशन के अंदर भी वो हेल्प करेगी और डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर में भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर किसी वजह से आपकी एफआईआर क्वैश नहीं होती है तो फिर आप चार्जशीट के फाइल होने का वेट करिए और आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाइए कोर्ट के अंदर और पूरी तरह से कोशिश करें कि डिस्चार्ज पर जब आप पेश हों तो उसमें एक रिटन आर्गुमेंट आपको डिस्चार्ज में फाइल करनी है, ताकि अगर किसी वजह से मजिस्ट्रेट आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम कर देते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहे सेशंस और हाई कोर्ट में जाने का। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वहाँ से डिस्चार्ज मिल सकता है। एक बार आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से डिस्चार्ज मिल जाता है तो आपके ऊपर से प्रेशर खत्म हो गया। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि अब 498 के मैटर में आपको एंटीसिपेटरी बेल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्टेट वर्सेस अरनेश कुमार वाली जजमेंट के तहत अब किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये मैंडेटरी है कि पहले वो आपसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराए और अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई इंक्रीमेटिंग मटेरियल आपके खिलाफ नहीं आता है तो फिर आपको थाने से ही बाउंड डाउन करके छोड़ दिया जाता है। ये तो बात हो गई 498 ए की। एक बार आपके ऊपर से अरेस्टिंग का प्रेशर खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली लड़की साइड से यानी कि वाइफ साइड से 50% प्रेशर खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं मेंटेनेंस पिटीशन के अंदर। मेंटेनेंस पिटीशन में अब आपको करना यह है कि आपको अपनी मैक्सिमम लायबिलिटी शो करनी है। लायबिलिटी शो करने का मतलब सिंपल ये है कि आपको अपना होम लोन, अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यूज, आपका पर्सनल लोन, आपके ऊपर बिजली का कितना बिल आता है, आपका रेंट कितना जाता है, आपकी एजुकेशन के कितने ड्यूज हैं, आपको ये सारी की सारी जिम्मेदारियां आपको अपने इनकम एंड एसेट्स के एफिडेविट के अंदर शो करनी है। और जो आप इंटरिम एप्लीकेशन का रिप्लाई बनाते हैं उसके अंदर भी आपको ये विद बिल एंड विद प्रूफ फाइल करना है, ताकि अगर सपोज आप 30,000 रुपये महीना कमाते हैं तो आपकी वाइफ आपसे उसका 1/3 अमाउंट क्लेम ना कर सके। आपको उतना ही अमाउंट आप दें जितना आपको उसको देने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताना बहुत जरूरी है कि आपको ये भी साथ के साथ ये साबित करने की कोशिश करनी है कि आपने उसे अपने घर से नहीं निकाला है, बल्कि वो अपने आप आपका घर छोड़कर गई है। और अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे आप उसकी एडल्ट्री साबित कर सकें या उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साबित कर सकें तो फिर आपको बिल्कुल भी मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में मैंने देखा है कि हस्बैंड के अलावा उसके माँ बाप, उसके भाई बहन और भाई बहनों के जो स्पाउस होते हैं उनके भी नाम ले दिए जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अक्सर देखा यह गया है कि जब उनके ऊपर एलिगेशंस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर लगाए जाते हैं तो उसमें ना कोई डेट होती है, ना उसमें ना कोई ईयर, ना कोई मंथ, ना टाइम मेंशन होता है और इसके अलावा उसका कोई विवरण भी नहीं होता कि ऑफेंस किस तरह से कमिट किया गया। अगर इस तरह की पिटीशन और इस तरह की डीआईआर आपके भी मैटर में है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको 100% डिस्चार्ज मिलने जा रहा है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अनगिनत जजमेंट के अंदर ये कहा है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी रजिस्टर्ड आपके खिलाफ हुआ है तो उसमें भी ये सारी चीज़ों का स्पेसिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और एक बार आपको डिस्चार्ज डोमेस्टिक वायलेंस के केस में मिल जाता है तो फिर आपके पास ग्राउंड बनता है अपनी वाइफ के खिलाफ कुछ नई लिटिगेशन स्टार्ट करने का। आप उसके खिलाफ डिफामेशन का केस सिविल और क्रिमिनल कर सकते हैं,
आप झूठा मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लगाकर, और पुलिस अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो 156(3) में आप मजिस्ट्रेट के सामने भी अपनी कंप्लेंट को ले जा सकते हैं और अपनी वाइफ के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो फ्रेंड, जब आप इस लेवल पर जाके अपनी वाइफ के खिलाफ लड़ाई शुरू करेंगे तो ये ध्यान रखिए उसका भी हौसला टूटेगा। जब आप उसके खिलाफ केसेस करेंगे तो उसके भी लिटिगेशन के अंदर पैसे खर्च होंगे, आना जाना लगेगा, उसका भी किराया भाड़ा खर्च होगा। और ये सारी चीज़ें होगा क्या कि अगर आपने उसको 5,000 रुपये महीना मेंटेनेंस दे रहे हो तो पता चलेगा कि उसका 8,000 रुपये महीना तो उसका कोर्ट में आने जाने और वकीलों पे पैसे खर्च हो रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली 6 महीने, साल भर, 1.5 साल के अंदर थक जाएगी और वो फिर आपसे फाइनली सेटलमेंट करने की कोशिश करेगी। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो किसी कानून की किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर आप इन्हें फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आई होप आपको इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।